नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जी के रिवीजन सीरीज़, जिसके अंतर्गत हमारी ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी के आपके 6 भाग और पॉलिटी के 10 भाग आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब इस सीरीज़ के अंतर्गत हम हिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ वीडियोस आपके हिस्ट्री की आएंगी, उसके बाद हमारा मॉर्निंग का जो टाइम टेबल है वो सेट हो जाएगा, जिसमें आपकी 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटी और 2 दिन हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको जीके का जो मेन पोर्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसका एक साथ हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस सीरीज को, ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का पहला पार्ट है। इसमें हम हिस्ट्री के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, पाषाण युग से जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट से हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और इसका जो ये संग्रहालय है, यहाँ से जो सामग्री है, इसके आधार पर इतिहास का जो त्रियुगीय विभाजन किया गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ये किसने किया है? राइट आंसर है थॉमसन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाता है, इसका पूरा नाम क्रिश्चियन थॉमसन है। ठीक है, अब ये पाषाण, कांस्य, लौह युग क्या है, इनके बारे में जल्दी से एक छोटी सी थ्योरी है, उसको कवर कर लेते हैं। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसको पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आपका ऐतिहासिक काल और एक आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसका हमें लिखित विवरण नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक जो स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, वो हमें मिले हैं। ठीक है, वो होता है प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये वो काल होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला है और हमने उसको पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इंटर, यहां पर डिफरेंस, तीनों जो आपके इतिहास की कैटेगरी है। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पाषाण युग, एक आपका कांस्य युग और एक आपका लौह युग, जो हमने यहां पर देखा। किसने बांटा? थॉमसन ने। किस आधार पर बांटा? तो ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, वहां की सामग्री के आधार पर। कब बांटा? 1820 में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इसमें से भी जो ये पाषाण युग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, आपका पुरा पाषाण युग, इसके अलावा मध्य पाषाण युग और आपका नव पाषाण युग। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं युगों से, जो पाषाण वाले युग हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इनके प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। तो आपको ये समझना जरूरी था कि ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इतिहास था, उसका एक सब कैटेगरी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है। आपका कौन कौन से थे? इसमें आपका पाषाण, कांस्य और लौह, और फिर पाषाण को भी 3 में बांटा गया है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे जब हम वीडियो में प्रश्नों को यहां से देखेंगे, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कृषि की शुरुआत कब हुई, पशुपालन की शुरुआत कब हुई, खेती की शुरुआत कब हुई, इस तरीके के प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, उत्खनन जो हमें प्रमाण मिले हैं, इनके अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था, ये आपके मध्य पाषाण काल में हो गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कहां कहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, अगर ये क्वेश्चन बन जाए, जैसे देखिए यहां पर बना है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो जगह कौन सी है? तो कहां से मिले हैं हमें पशुपालन के प्रमाण? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आदमगढ़।
दो जगह हैं जहां से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। एक है आपका आदमगढ़, ये आपके मध्य प्रदेश में है, और एक है आपका बागोर, ये आपके राजस्थान में है। इन दो पुरा स्थलों के नाम आपको याद करने हैं जहां से हमें मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण यहां से मिले हैं। और ऊपर मैंने आपको पूरा वहां पर बताया कि मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल ये क्या है, सारे के सारे आप इनको पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इन दोनों जगहों को आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड्डी से बने हुए आभूषण ये हमें कहां से मिले हैं, तो ये हमें जो मिले हैं मगध से मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मगध है ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहां से हमें भारी मात्रा में हड्डी और सींग से बने हुए आभूषण मिले हैं या उपकरण मिले हैं। कहां से? मगध से। और ये कहां है? यूपी में पड़ता है। इसके अलावा यहां से तो मिले हैं, हड्डी से बने हुए आभूषण हमें सराय नाहर राय से भी मिले हैं। ये पूरा स्थल भी आपके यूपी के अंदर है, लेकिन यहां से हमें कम मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो आपको मगध यहां पर याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बनता है। ये दोनों के दोनों आपके यूपी के अंदर हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकाले गए हैं। ठीक है, तो एक ही कब्र से 3 मानव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि युग्म समाधियां मिली हैं जहां पर एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया है, लेकिन एक जगह है जहां से हमें 3 मानव कंकाल मिले हैं एक कब्र में। राइट आंसर है दमदमा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपके यूपी में आए हैं, ये आपके एसएससी में भी पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें भी आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं, ये भी आपके यूपी के अंदर है। यहां से हमें टोटल 41 शवाधान यानी कि 41 कब्रें हमें यहां से मिली हैं। इन 41 कब्रों में से जो ये शवधान मिले हैं, 5 में युग्म शवधान मिले हैं, यानी कि 2 को एक साथ दफनाया गया है, और एक के अंदर हमें 3 लोग एक साथ दफनाए गए वहां पर मिलते हैं, और बाकी के जो बचे हैं उनमें केवल एक व्यक्ति को दफनाया गया है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। कहां से मिली हैं 3 मानव कंकालें? एक कब्र से, दमदमा से। ठीक है, ये यूपी में आता है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, कृषि की शुरुआत ये होती है आपके नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसके बारे में हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं, नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्यपाषाण। ठीक है, तो जो कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। और कृषि का प्राचीनतम उदाहरण हमें कहां से मिलता है, तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। इसे भी आपको याद करना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो मानव का सबसे पहला साक्ष्य भारत के अंदर नर्मदा घाटी से मिलता है, और यह उत्तराखंड में ही पूछा गया है। ठीक है, तो यह कहां से मिला है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश के अंदर हमें मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य यहां से मिला है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। देखिए, उत्तराखंड में यह क्वेश्चन कब आया? 2006 में, और बिहार में यह कब आया है? 2020 में। तो ये क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं, और इनके साथ जुड़े हुए हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी थ्योरी और आपकी जो एमसीक्यूज हैं साथ में कवर हो, आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और कॉन्सेप्ट साथ में कवर हो। ठीक है, तो भारत में हम देख चुके हैं मानव जो जीवाश्म है सबसे पहले हमें नर्मदा घाटी से मिले हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। देखिए, मानव के द्वारा अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहला अनाज जो उसने इस्तेमाल किया था वो जौ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी भी आपकी बुक्स आती थी, मैक्सिमम बुक्स के अंदर, इवन लूसेंट के अंदर आपको बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ आपके बलूचिस्तान के अंदर आता है। ठीक है,
लेकिन अब कुछ नई बुक्स के अंदर कुछ एनसीईआरटी बुक्स जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो लाहुरा देव से मिले हैं। तो यहां पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ये लाहुरा देव है ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहां से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मैक्सिमम अभी भी मेहरगढ़ को ही माना जाता है और वही सही आंसर है। अगर ऑप्शन में लाहुरा देव आपको दिख जाता है तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज आपको कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ को ही याद रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? वही प्रश्न है। देखिए लाहुरा देव नहीं है, अगर ऑप्शन में होगा तो आपको उसको टिक करना है क्योंकि नई बुक्स में अब वो आपको देखने को मिल रहा है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक्स हैं। ठीक है, तो यहां पर नहीं है तो हम टिक करेंगे मेहरगढ़ को। ठीक है, जहां से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अब देखिए लैंग्वेज उसने कितनी टफ कर दी, सिंपल यही पूछ रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहां से मिले हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन डी। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण ये भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मनुष्य ने जब खेती करनी शुरू कर ली थी, कृषि करनी शुरू कर ली थी नवपाषाण युग के अंदर, तो मनुष्य के अंदर जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी वो भी विकसित हो चुकी थी, क्योंकि जहां पर वो खेती करेगा फिर वहीं पर उसने रहना शुरू कर दिया और वहीं पर फिर वो परमानेंट रहने लगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब विकसित हुई? तो नवपाषाण काल में, जब उसने कृषि करनी शुरू करी। तो स्थायी जीवन के प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। दो बातें और पूछी जाती हैं, पहला आग का आविष्कार कब हुआ और पहिए का आविष्कार कब हुआ? देखिए आग का आविष्कार आपके पुरा पाषाण काल में हो गया था। ठीक है, इसे आपको याद करना है, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऊपर हमने इस क्वेश्चन को देखा और मैंने आपको दो जगहों के नाम बताए जहां से हमें मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। दो जगह कौन कौन सी थी? एक थी आपकी आदमगढ़, आपको याद होगा, और एक थी आपकी बागोर। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये ऊपर बताया था। बागोर आपके राजस्थान के अंदर है, यूपी में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। और आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में है, जहां इन दोनों स्थानों से हमें मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इन दोनों जगहों का नाम आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाल कोलिथिक युग भी बोला जाता है? तो चाल कोलिथिक युग ये किस युग को बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ताम्र पाषाण युग को। जो ताम्र पाषाण युग है इस युग को चाल कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक के जो हमें अवशेष मिले हैं, सांस्कृतिक अवशेष, ये हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, इसे आपको याद करना है। मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए नवदा टोली ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो नवदा टोली है पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन किया गया ताम्र पाषाण काल का एक स्थल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपसे जगह पूछी जाती है। तो नवदा टोली एमपी में है, यूपी में आया था। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो
तो देखिए जो हमें वृहत पाषाण मिले हैं, वृहत पाषाण स्मारक मिले हैं, इनकी पहचान किस रूप में करी गई है? तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में करी गई है। इसे आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए नव पाषाण काल के अंदर दक्षिण भारत में जो शव होते थे उनको अलग अलग प्रकार से समाधियों में दफनाने की परंपरा उस समय थी। ठीक है, इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, उन्हीं को बोला जाता है वृहत पाषाण स्मारक। तो क्वेश्चन क्या था कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में करी गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका से हमें प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं और काफी ज्यादा प्रसिद्ध यहां से हमें शैलचित्र मिले हैं, काफी ज्यादा मात्रा में मिले हैं। भीमबेटका आपके गुफा शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका आपके कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन बन जाए तो भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, आपको इसे याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन यहां पर बना है। देखिए 2020 का ही है और कितना टफ लैंग्वेज यहां पर दी गई है। सिंपल पूछ रहा है कि जो भीमबेटका के गुफा है इनकी खोज किसने करी थी? तो ये खोज करी थी VS वांकर के द्वारा इसे खोजा गया था। विष्णु श्रीधर वांककर इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा 1975 में सर्वप्रथम इनकी खोज करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। जो भीमबेटका के आपके शैलचित्र हैं ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल हैं, विश्व विरासत स्थल वाली सूची में 2003 में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका को किसने खोजा था? देखिए यहां पर यूपीपीसीएस में आया 2020 में और वही प्रश्न एमपीपीसीएस 2020 में भी आया, तो दोनों में प्रश्न बना। वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज टफ कर दी, यहां पर उसने सिंपल रखा। भीमबेटका को किसने खोजा? अभी हमने देखा विष्णुधर वांकड़कर। कहीं पर विष्णु श्रीधर है, कहीं पर विष्णुधर है, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं करना। और शॉर्ट में ऊपर लिखा गया था VS धर। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद करने, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह क्वेश्चन पेपर में बनता है कि भारत में किस स्थान से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम आपके कश्मीर में है और भारत के अंदर एकमात्र ऐसी जगह, ऐसा पुरास्थल जहां से हमें यह प्रमाण मिले हैं कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। इसके अलावा हमें ऐसे प्रमाण पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिले हैं। तो आपको याद करना है कहां से, कौन सी जगह है जहां से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम, ये आपके कश्मीर में है। क्वेश्चन ये भी बना है कि बुर्जहोम कहाँ है, बुर्जहोम पुरास्थल कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। बुर्जहोम एक और चीज के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो है गर्त निवास। गर्त निवास यानी गड्ढों वाले घर के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो वो है बुर्जहोम। ठीक है, जैसे यहां पर प्रश्न बना है तो ये बनते हैं प्रश्न। ठीक है, गर्त निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त निवास के साक्ष्य यानी गड्ढों वाले घर जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगी रहती थी, ऐसे घर हमें बुर्जहोम से मिले हैं और बुर्जहोम आपके कश्मीर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? देखिए विंध्या क्षेत्र से हमें कई सारे शिलाश्रय मिले हैं। आपको पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मानव कंकाल कौन से शिलाश्रय से मिले हैं? राइट आंसर है लेखिया शिलाश्रय। यहां से हमें टोटल 27 मानव कंकाल अभी तक मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये किसके अधीन काम करता है? तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको माना जाता है? राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है।
ये क्वेश्चन भी बनता है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके भोपाल में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट, यहां पर आपके दो आंसर सही होंगे। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद थे। दोनों आंसर यहां पर सही होंगे। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने भारत के अंदर पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज करी थी। क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुरा पाषाण काल के जो औजार हैं, इनकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में करी थी। 1863 में इनको पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम से एक औजार मिला था, पुरा पाषाण युग का 1863 में मिला था। एक कुल्हाड़ी थी जो पत्थर से बनी हुई थी, वो इनको मिली थी। ठीक है, कहां से मिली थी? पल्लवरम से मिली थी। पल्लवरम आपके मद्रास में पड़ता है। ठीक है, यानी कि चेन्नई में आपके आता है, तमिलनाडु आप इसको बोल सकते हैं अगर राज्य की बात ये करेगा। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, आपके दोनों आंसर यहां पर सही होंगे। अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप फिर इसको लेके आप आगे टिक कर सकते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद, क्योंकि उन्हीं के लिए ज्यादा ये जाने जाते हैं। ठीक है, वैसे इसके दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, मानव समाज जो है यह एक विलक्षण है, यानी कि विशिष्ट है, और ये मुख्यतः किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो ये आपके अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होता है। ठीक है, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होता है मनुष्य। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी संस्कृति, उसके धर्म, उसके विज्ञान, सब में परिवर्तन होता जाता है। मेन क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है? अर्थव्यवस्था के ऊपर है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था चेंज होती गई, वैसे वैसे समाज भी चेंज होता चला गया। ठीक है, इसको आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिस्ट्री रिवीजन सीरीज का। आज हमने पहला भाग शुरू किया, तीनों को हमने साथ में शुरू किया है। अब नेक्स्ट वीक से कुछ वीडियोस हम हिस्ट्री की कवर करने के बाद अगले हफ्ते से आपकी 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन ज्योग्राफी और 2 दिन हिस्ट्री की चलेंगी, और बीच में आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस और विविध जीके के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ ही आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए हैं, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को शेयर आपने जरूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।